जम्मू कश्मीर इलेक्शंस में कौन सी चार पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, चार पॉलिटिकल ग्रुप्स ऐसे हैं जिन पर वाज़े तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये मोदी की प्रॉक्सी हैं, बीजेपी के एजेंट के तौर पर कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहे हैं। हैरानगी की बात तो ये है कि किस तरीके से ऐसे पॉलिटिशियंस को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को, ऐसे उम्मीदवारों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा रही है जो माजी में सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, इंडिया से आज़ादी के नारे लगाते रहे हैं, इंडिया से आज़ादी के नाम पर पॉलिटिक्स करते रहे हैं। क्यों ऐसे उम्मीदवारों को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस लड़ने की इजाज़त दी जा रही है? क्या मोदी का कोई प्लान है, नई दिल्ली का, बीजेपी का, वज़ीर दाखिला अमित शाह का कोई ऐसा प्लान, ऐसा मंसूबा है कि ये जो सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स करने वाले उम्मीदवार हैं इनको उतारा जाए और उसके बाद इलेक्शंस में इनके साथ बारगेन किया जाए, सौदाबाजी की जाए? कौन से चार बड़े ग्रुप्स ऐसे हैं, चार बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके बारे में बात की जा रही है? और क्या बीजेपी या मोदी अपने इस गेम प्लान में कामयाब हो पाएंगे या नाकाम रहेंगे? आज ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस और डेटा पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। कश्मीर में वोटिंग का आगाज़ हो चुका है, फर्स्ट फेज़ की वोटिंग हो चुकी है 18 सितंबर को, और अब अगले फेजेस में वोटिंग होनी है 3 फेजेस में, और फिर 8 अक्टूबर को रिजल्ट आना है। इन इलेक्शंस को माजी में होने वाले इलेक्शंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ कहा जा रहा है क्योंकि इसमें बीजेपी का एक प्लान नज़र आ रहा है, बल्कि प्लान से ज़्यादा हम कहें एक कॉन्स्पिरेसी नज़र आ रही है। वो कॉन्स्पिरेसी क्या है? देखिए, 90 कुल सीट्स जम्मू कश्मीर असेंबली की। अब 90 सीट्स में से अगर हम ये समझें कि 47 सीट्स जो हैं वो कश्मीर वैली की हैं, जहां बीजेपी ना होने के बराबर है, जहां बीजेपी यानी यहाँ पर उम्मीदवार भी नहीं उतारती, जो कश्मीर वैली के इलाकों की 47 सीट्स हैं। लेकिन जो जम्मू का इलाका है, 43 सीट्स यानी 90 में से 43 सीट्स जम्मू की हैं। यहाँ पर बीजेपी का बड़ा हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस रहा है, तारीखी इन्फ्लुएंस रहा है, हिंदू डोमिनेटेड इलाका है, और यहाँ पर बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड, हिंदुइज्म का, हिंदू पॉलिटिक्स का कार्ड यूज़ करती आई है शुरू से ही, जनसंघ के ज़माने से ही। तो बीजेपी का इस मरतबा प्लान दिखाई दे रहा है कि जो ये 43 जम्मू की सीट्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जाएं, कामयाबी हासिल की जाए, और उसके बाद फिर वैली के अंदर जीतने वाले जो चार पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चार पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, इनसे बातचीत कर 45 का फिगर क्रॉस किया जाए, यानी 90 सीट्स में से 46 प्लस जारी बात है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए चाहिए होंगी। अब ये चार पार्टीज कौन सी हैं जो बीजेपी की एजेंट कही जा रही हैं? इसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल जो पार्टी या पार्टी के उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं वो है जमात इस्लामी। अब जमात इस्लामी को जम्मू कश्मीर में बैन किया गया है, मोदी सरकार ने बैन किया है क्योंकि ये जमात इस्लामी खुलकर इंडिया से अलहदगी की बात करती आई है। लेकिन हैरानगी की बात की है कि जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं, जमात इस्लामी के जो ओहदेदार हैं, जो जमात इस्लामी के लीडर्स हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये बात सोचने की है कि 10 से ज़्यादा यानी जमात इस्लामी उतार रही है अपने उम्मीदवारों को एज आ इंडिपेंडेंट, और ये वादी के इलाके में इनको उतार रही है, वैली के इलाके में जो वैली की सीट्स हैं यहाँ पर उतार रही है 10 सीटों पर। इनको किस तरीके से इजाज़त दी जा सकती है इलेक्शन लड़ने की? बहुत सादा बात है कि जो किसी स्टेट से अलहदगी की बात करे, यानी इंडियन स्टेट को चैलेंज करे, उनको क्यों ये इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा रही है? ये बात सोचने की है। जमात इस्लामी, जिस तरह मैंने कहा, आज़ाद हैसियत से उसके 10 से ज़्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। तो उसके बाद एक और कंट्रोवर्शियल जो पार्टी है वो इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी। अब इंजीनियर रशीद जो हैं वो तिहाड़ जेल में इस वजह से हैं, पिछले 5 साल से ज़्यादा अरसे में तिहाड़ जेल में रहे कि वो खुलकर इंडिया से आज़ादी की बात करते रहे हैं, खुलकर इंडिया से, उनकी पॉलिटिक्स ही यही रही है कि इंडिया से आज़ादी हासिल की जाए, रेफरेंडम कराया जाए इंडिया में, और इंडिया से
الگ جو ہے وہ کشمیر کا ایک مکمل طور پر الگ سٹیٹس ہو۔ انجینئر رشید کو حیران کن طور پر 11 ستمبر کو جیل سے بیل ملتی ہے، 2 اکتوبر تک یہ بیل ہے کہ وہ آئیں اپنی پارٹی جو ان کی عوامی اتحاد پارٹی ہے اس کی الیکشن مہم چلائیں۔ اب یہ عوامی اتحاد پارٹی جو ہے انجینئر رشید کی، اس کو بھی اس طرح الاؤ کرنا اور اس طریقے سے کھل کر یعنی ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینا، یہ بھی بہت زیادہ سوالات کھڑے کر رہا ہے، کیونکہ یہ انجینئر رشید بھی جو ہیں جماعت اسلامی کی طرح یہ کھل کر جو ریجنل پارٹیز ہیں یعنی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی محبوبہ مفتی کی اور جو نیشنل کانفرنس ہے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی، اس کے خلاف بالکل پالیٹکس کر رہے ہیں۔ ان کے اگر ہم دیکھیں 2 فیزز میں 34 امیدوار میدان میں ہیں اور یہ بھی ویلی کے علاقے میں ہیں۔ انجینئر رشید خود بھی جو لوک سبھا کا الیکشن ہے وہ تہاڑ جیل میں بیٹھ کر جیت چکے ہیں، عمر عبداللہ کو انہوں نے شکست دی تھی لیکن اب ان کو ضمانت دی گئی ہے، بیل دی ہے کورٹ کی طرف سے، اور ظاہری بات ہے کورٹ کس کے اشاروں پر کام کرتا ہے انڈیا میں آج کے دور میں ہر کوئی جانتا ہے، مودی کے اشاروں پر کام کرتا ہے۔ تو انجینئر رشید کو بھی اتارنا میدان میں تاکہ ان کی پارٹی جو عوامی اتحاد پارٹی ہے یہ نیشنل کانفرنس کو اور پی ڈی پی کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو کمزور کرے، یہ بھی اپنی جگہ بہت اہم سوالات کو جنم دے رہی ہے یہ بات کہ کس طریقے سے اس پارٹی کو الاؤ کیا جا رہا ہے، انجینئر رشید جیسے سیپریٹسٹ لیڈر کو الاؤ کیا گیا ہے، اور ان پر یہ الزام لگ رہے ہیں عمر عبداللہ اور پی ڈی پی کے لیڈرز محبوبہ مفتی، ان کی بیٹی التجا مفتی کھل کر الزام لگا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اور یہ عوامی اتحاد پارٹی جو انجینئر رشید کی ہے ان کو اتارے اس لیے گیا ہے تاکہ کشمیر میں ریجنل پارٹیز جو 2 ریجنل پارٹیز ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور نیشنل کانفرنس ان کو ویک کیا جائے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو تیسری ایک پارٹی جس کے بارے میں کھل کر کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کی پراکسی کے طور پر کام کر رہی ہے وہ ہے الطاف بخاری کی جموں کشمیر اپنی پارٹی۔ اب یہ اپنی پارٹی کا مختصر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو الطاف بخاری نے مارچ 2020 میں بنایا تھا، اور اس پارٹی میں بڑے پیمانے پر جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور انڈین نیشنل کانگریس ہے، اس کے کئی جو سابق ایم ایل ایز تھے، سابق سیاستدان تھے، ان کو شامل کیا تھا اپنی پارٹی میں الطاف بخاری کی۔ الطاف بخاری خود بھی 2014 میں انہوں نے الیکشن جیتا تھا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر یہ منسٹر بھی بنے تھے مفتی محمود سعید کی جو گورنمنٹ بنی تھی 2015 میں، یعنی محبوبہ مفتی کے والد کی جو حکومت بنی تھی بی جے پی کے الائنس کے ساتھ، بھارتیہ جنتا پارٹی کے الائنس کے ساتھ جو پی ڈی پی نے حکومت بنائی تھی، اس میں الطاف بخاری منسٹر رہے تھے۔ لیکن مفتی محمد سعید کی انتقال کے بعد، وفات کے بعد، جب محبوبہ مفتی چیف منسٹر بنی تو انہوں نے الطاف بخاری کو کیبنٹ میں انکلوڈ نہیں کیا، اور پھر الطاف بخاری نے 2019 اگست 2019 میں جب آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا تو اس کے بعد 2020 مارچ میں اپنی پارٹی بنا لی، پارٹی کا نام اپنی پارٹی رکھا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ویلی کے اندر، وادی کے اندر بی جے پی کی ایک پراکسی ہے، ڈنڈ ڈالے گی پی ڈی پی کے ووٹوں کو اور نیشنل کانفرنس کے ووٹوں کو، جو الطاف بخاری نے ڈنڈ ڈالیں گے اور اس کا فائدہ بی جے پی کو ہوگا۔ چوتھی پارٹی، چوتھا بڑا پولیٹیکل گروپ جو بی جے پی کے ایجنٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے، جموں کشمیر پیپلز کانفرنس۔ اب جموں کشمیر پیپل کانفرنس کو ویسے تو فاؤنڈ کیا تھا 1978 میں جو عبد الغنی لون تھے، جو کھل کر انڈیا سے علیحدگی کی بات کرتے تھے۔ ان کی سیپریٹ، بالکل مکمل طور پر جو پالیٹکس تھی وہ سیپریٹسٹ پالیٹکس تھی، یعنی انڈیا سے آزادی کی پالیٹکس تھی جب انہوں نے اپنی یہ پارٹی شروع کی تھی۔ لیکن اب ان کی ہلاکت کے بعد، عبد الغنی لون کی ہلاکت کے بعد، ان کے بیٹے جو ہیں سجاد لون اب اس پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ سجاد لون بھی کچھ عرصے کے لیے حریت کانفرنس کا ہی حصہ رہے تھے، جیسے 2004 میں جب ان کے والد کو ہلاک کیا گیا تھا تو اس کے بعد یہ کچھ عرصے کے لیے حریت کا حصہ رہے تھے، حریت کانفرنس یعنی سیپریٹسٹ پالیٹکس کا حصہ رہے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے 2014 کا الیکشن لڑا، الیکشن جیتا بھی، اور الیکشن جیتنے کے بعد یہ ایک طرح کا کشمیر کی خود مختاری کے لیے بات کرتے رہے۔ لیکن 2018 میں جب محبوبہ مفتی کی حمایت سے ہاتھ واپس لیا بی جے پی نے، یعنی محبوبہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے بی جے پی نے حمایت واپس لی، تو محبوبہ مفتی کی حکومت گر گئی، حکومت ختم ہو گئی۔ تو یہ کہا جا رہا تھا نئی دلی میں اور شری نگر میں کہ اس مرتبہ پھر
सज्जाद लोन को आगे लाया जाएगा चीफ मिनिस्टर के तौर पर, और सज्जाद लोन के इस हवाले से बीजेपी से, मोदी से राब्ते भी हुए थे कि इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। ये फिर बाद में बीजेपी ने डिसाइड किया कि वहाँ चीफ मिनिस्टर कोई नहीं लगेगा, बल्कि गवर्नर रूल लगा दिया, और उस वक्त गवर्नर सत्यपाल मलिक ने वो असेंबली ही तोड़ दी। तो सज्जाद लोन भी चूंकि बीजेपी के राब्ते में आ चुके थे 2018 के बाद, अब ये जो अपनी पार्टी, इनकी सज्जाद लोन की पार्टी है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये भी बाकी 3 जमातों की तरह, जमात इस्लामी की तरह या अंजुम रशीद की पार्टी की तरह, अपनी पार्टी की तरह नारे यही लगा रही है कश्मीर की खुद मुख्तारी के, आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के, 35A को रिस्टोर करने के, कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी देने के। लेकिन साफ पता चल रहा है कि ये पार्टी जो है लोन की पीपल्स, जो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, ये भी डंड डालेगी बुरे तरीके से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट है और पीडीपी का वोट है। एक 5वां ग्रुप भी है, लेकिन वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। यानी ये ऐसा ग्रुप है कि जो कोई वोटों में डेंट भी नहीं डाल सकता। यानी गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस से अलग हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पुराने लीडर थे, वहाँ से अलग होकर इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये पार्टी बिल्कुल भी उसका वजूद वहाँ ना होने के बराबर है। खुद गुलाम नबी आज़ाद भी एक्टिव नहीं है और ना ये पार्टी कहीं नज़र आ रही है इन इलेक्शंस में। तो यूं ये 4 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी जमात इस्लामी के आज़ाद उम्मीदवार एक, और उसके बाद जो अंजुम रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी है जिसका जमात इस्लामी के साथ कई सीटों पर अलाइंस भी है, तीसरे नंबर पर इल्ताफ़ बुखारी की अपनी पार्टी, और फिर सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ये कहा जा रहा है कि मोदी और बीजेपी या नई दिल्ली का गेम प्लान है कि इनके ज़रिए डंड डाला जाए जो रीजनल पार्टीज़ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, और वैली के अंदर कोशिश की जाए किसी तरीके से कोई 8-10 सीटें ये ग्रुप्स निकालने में कामयाब हो जाएं। और जम्मू में जो 43 सीट्स हैं जम्मू की, वहाँ पर बीजेपी का प्लान है 30-35 सीटों पर कामयाबी लेकर, और फिर यहाँ पर 10-12 सीटें लेकर इन जमातों की मदद से अपना चीफ मिनिस्टर लाने का। तो ये प्लान कामयाब होता है, नहीं होता, कश्मीर के लोग, इस जम्मू कश्मीर ख़ास तौर पर कश्मीर वैली के लोग, क्योंकि जम्मू जिस तरह मैंने कहा वहाँ या बीजेपी है या उसके बाद बीजेपी का मुकाबला ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस का वैसे पूरे जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वही इस काबिल है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। लेकिन वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का असर जम्मू में भी कम है, बीजेपी का ज़्यादा है। तो अब देखना होगा इन 4 जो ये प्रॉक्सीज कही जा रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज, इनमें से कौन सा ग्रुप बीजेपी के लिए काम आता है, कौन सा ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा वोट काटता है वैली के अंदर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का, और फिर बीजेपी को सपोर्ट फराहम करता है। 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद एक बात तो वाज़ेह है बिल्कुल, वो ये कि इनमें से कई रुझान, ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के अंजुम रशीद की और जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं, इनको इलेक्शन की इजाज़त देना ही अपनी जगह बहुत बड़े सवालात खड़े कर रहा है। जमात इस्लामी 87 के बाद से इलेक्शंस का बायकॉट करती आई है। अंजुम रशीद भी जो है वो 2024 से पहले भारतीय सिस्टम को नहीं मानते थे, भारतीय आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते थे। अब ऐसा क्या हो गया है कि इनको अलाउ भी कर दिया गया है, ज़मानतें भी मिल गई हैं और ये कश्मीर में खुलेआम इस तरह मुहिम चला रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है ये एक गेम प्लान है। जो भी इंडियन स्टेट को समझते हैं, जानते हैं, वो अच्छी तरह उनको इस बात का इल्म है कि इस तरह सेपरेट पॉलिटिक्स करने वालों को इलेक्शन में अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन इसके बावजूद इस मरतबा कई सेपरेटिस्ट उम्मीदवारों को, पार्टीज़ को अलाउ किया जा रहा है कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए, जिससे साफ पता चल रहा है कि मोदी क्या गेम प्लान खेल रहे हैं, मोदी की प्रॉक्सीज कौन कौन सी हैं। इससे पहले पास्ट में भी जो कांग्रेस पार्टी है वो कश्मीर के अंदर प्रॉक्सीज को यूज़ करती आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को यूज़ करने के लिए 1960s और 70s में जमात इस्लामी को यूज़ किया जाता था, अली शाह गिलानी को यूज़ किया जाता था। तो इस मरतबा बीजेपी यूज़ कर रही है जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को, अंजुम रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी को, अपनी पार्टी को और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी को। देखते हैं बीजेपी का ये गेम प्लान किस हद तक कामयाब होता है या नाकाम होता है। हमारी नज़र बनी रहेगी इस पर। 8 अक्टूबर के नताइज देख कर ये वाज़ेह हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है। तो उम्मीद करते हैं आपको जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस और जो 4
پولیٹیکل گروپس مودی کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں ان پر کیا گیا ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں. ری تھنک وتھ عمر جاوید. شکریہ.